Good afternoon and welcome one and all present here. Today we have a guest speaker, CMA Narendra Kumar. Sir, you are there? Yes. Uh, Good afternoon, sir. Uh, well, if I'll talk about Narendra ji, he is a practicing cost accountant as well as he is a partner in Dan Associate, and he is associating with many more government companies. These days he is working on GST and income tax return filing. So, this is a great and good opportunity for you all to ask many questions as you want to ask. As he is a practicing cost accountant, he is aware with all the rules and regulations of income tax as well as GST related laws. So he would be able to answer every questions of yours. And if you want to do practice with your continuation in study, he will be able to help you in many more things. So I'm handing the mic to Naren ji. Before that, we have a senior faculty here, Veena Singh ma'am, Dr. Swati ma'am, Dr. Saf sir. So Veena ma'am, over to you, and then Naren ji will continue. Ma'am, please. Namaskar, sir. Welcome to you on entire behalf of entire FOCE faculty members. I'm going to welcome you on this session, and I'm very much happy to see you over here. And I'm very sure that students will be going to benefit it a lot, as all the resource person which Nancy used to bring here are really very very outstanding and fantastic. Welcome you, sir, and thank you so much for right now you are all here. Spare your very valuable time. And thanks, Nancy, for connecting us for once again to enrich our knowledge regarding GST. Thank you, sir, and welcome. Over to you. थैंक यू मैम। सबसे पहले मैं राम स्वरूप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर अजय प्रकाश जी को और प्रोफेसर डॉक्टर अलका सिंह मैम और नैन्सी मैम और बीना मैम और बाकी सभी साथियों को नमस्कार। और आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इस कोविड काल में आप लोगों ने मुझे कुछ बच्चों को एक प्रैक्टिकली ज्ञान देने का मौका दिया। तो जैसा कि आज का टॉपिक है कि जीएसटी पर प्रैक्टिकली ई फाइलिंग के रिगार्डिंग में, तो मैं थोड़ा उसी पॉइंट पर इस टॉपिक को रखूंगा। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा था कि बच्चों को क्या थ्योरी के रूप में जीएसटी पहले से क्लियर है नैन्सी जी? जी जी, आप क्वेश्चंस पूछिए, आई होप कि बच्चे आंसर करेंगे। अच्छा, कोई बात नहीं। मैं एक थोड़ा सा एक्चुअली इसलिए पूछ रहा था कि थोड़ा सा एक ब्रीफ पहले उनको मैं बता भी दूं। सबसे पहले जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी दो तरीके से होगी, एक तो वॉलंटरी बेस पर होती है और दूसरा की मैंडेटरी बेस पर होती है। और किस किस कंडीशन में जीएसटी किसी भी बिजनेसमैन को या डीलर को लेना अनिवार्य है और किस किस कंडीशन में वो उसको वॉलंटरी ले सकता है रजिस्ट्रेशन। मैं इसको जरा सा क्लियर कर दूं कि सबसे पहले अगर जीएसटी में टर्नओवर की लिमिट होती है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, अगर इनकी लिमिट किसी भी डीलर की अगर 40 लाख से ऊपर है गुड्स के केस में, तो उसको जीएसटी एक्ट के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। और इन केस अगर सर्विस के केस में, सपोज कर लीजिए मैं सीएमए की प्रैक्टिस में हूं, अगर मेरा एनुअल टर्नओवर यानी कि एनुअल रिसिप्ट अगर 20 लाख से एक्सीड होती है, तो उस केस में मेरे को मैंडेटरी जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य होगा। और अदर बिजनेसमैन के लिए चाहे ट्रेडिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, इसके लिए जो लिमिट है वो 40 लाख रुपीस की है, एग्रीगेट 40 लाख, चाहे वो एग्जम्प्टेड गुड्स हो, चाहे टैक्सेबल गुड्स हो, चाहे जैसे भी हो। एक तो ये कंडीशन है। और दूसरा है वॉलंटरी, मतलब स्वैच्छिक तरीके से अगर कोई डीलर चाहता है कि नहीं मैं व्यापार प्रारंभ कर रहा हूं, तो मेरा एक थोड़ा सा एक नाम ठीक हो और मेरा बिजनेस एक कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड भी हो, तो इसको बोलते हैं वॉलंटरी, स्वैच्छिक रजिस्ट्रेशन। इसके फायदे क्या हैं? जैसे सपोज कर लीजिए किसी भी चीज के हमें फायदे पहले समझ लेने चाहिए, तब उसको कराने का कोई बेनिफिट मिलेगा। अगर सबसे पहले अगर वॉलंटरी हमने रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो उसका बेनिफिट ये है कि एक तो आपका व्यापार एक रजिस्टर्ड हो जाता है,
और दूसरा, जैसे कोविड के समय में भी अब गवर्नमेंट के पास ये कैसे डाटा रहेगा कि कितने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भारत में हैं। तो इसके लिए भी अगर किसी भी व्यापारी ने अगर गुड्स एंड सर्विस टैक्स में रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो गवर्नमेंट के पास उसका डाटा है कि हाँ ये भी व्यापार कर रहे हैं, तो इसलिए भी स्वैच्छिक तरीके से रजिस्ट्रेशन लिया जाता है। और दूसरा ये है कि अब टैक्स, इसमें बेसिकली 3 टाइप के टैक्स हम देखते हैं कि पहला है IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड ये कब होगा, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई माल बेचा गया हो या सर्विस दी गई हो, यानी कि प्लेस ऑफ सर्विस और प्लेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, अगर ये दोनों अगर एक से अलग राज्य में हो तो उस केस में IGST लगेगा। और अदरवाइज जब सर्विस प्रोवाइडर यानी सप्लायर और डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स और प्लेस ऑफ सर्विसेज अगर ये दोनों एक राज्य के अंदर होंगी तो उस केस में CGST और SGST एप्लीकेबल होंगे। CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सपोज कर लीजिए सर्विस पर GST का रेट जो है 18% है। अगर नरेंद्र कुमार जिनका ऑफिस लखनऊ में है, अगर मैं पूरे यूपी के अंदर सर्विस देता हूं तो उस केस में 9% CGST चार्ज करूंगा, 9% SGST चार्ज करूंगा। और वहीं अगर मैं एक राज्य से बाहर अगर सर्विस दे रहा हूं तो 18% IGST चार्ज करूंगा। IGST बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, CGST भी सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू है और SGST स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। एक तो ये क्लियर मैंने आपको इसलिए किया क्योंकि एक बेसिक चीज पहले क्लियर हो। अब दूसरा है कि सबसे पहले GST में अगर रजिस्ट्रेशन लेना है तो ये समझना जरूरी है कि GST में रजिस्ट्रेशन कितने प्रकार का होता है। बेसिकली रजिस्ट्रेशन इसमें 2 प्रकार का होता है, एक आपका नॉर्मल GST का रजिस्ट्रेशन और दूसरा कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन। 2 टाइप के रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बताया। कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन एक ऐसी स्कीम है कि जिसमें जो छोटे व्यापारी हैं यानी कि जिसमें इजी ऑफ कंप्लायंसेस है तो उसके लिए कंपोजिशन स्कीम है, और लेकिन उसकी भी कुछ लिमिट्स हैं। किसी भी व्यापारी का अगर टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है तो वो कंपोजिशन स्कीम को अडॉप्ट कर सकता है। और बाकी अगर जिसका भी टर्नओवर अगर सालाना टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ को एक्सीड कर रहा हो या पिछले साल में कर चुका हो तो उसको कंपोजिशन अगर उसने ले भी रखा है तो उसको नॉर्मल में कन्वर्ट करना होगा अपने को। अब कंपोजिशन स्कीम में क्या क्या चीजें ऐसी है कि जो उसके बेनिफिट्स क्या हैं और उसके थोड़ा नुकसान क्या है, ये भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ क्योंकि थोड़ा प्रैक्टिकल क्लास है। कभी भी आप किसी अपने क्लाइंट को, कोई जरूरी नहीं है कि एक प्रोफेशनल आदमी ही रजिस्ट्रेशन करे, आप भी कर सकते हैं, सिंपली दूसरे को असिस्ट कर सकते हैं और अपना एक इनकम भी कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसलिए बताना चाह रहा था कि कंपोजिशन स्कीम में कौन कौन से लोग रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। हर कोई व्यापारी जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है वो कंपोजिशन स्कीम में ले सकता है। बस कुछ ऐसे स्पेसिफाइड गुड्स हैं अगर जिनका व्यापार वो कर रहा हो, सपोज कर लीजिए आइसक्रीम है, उसके अलावा नॉन GST जो गुड्स हैं, सपोज कर लीजिए अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, और उसके अलावा जैसे आपके और भी नॉन GST में बहुत सारे गुड्स हैं, अगर वो व्यापार कर रहा है तो कंपोजिशन में नहीं ले पाएगा। और दूसरा, अगर उसका व्यापार एक राज्य से दूसरे राज्य में भी सेल करने का है, और तीसरा अगर उसको ऑनलाइन ई-कॉमर्स ऑपरेटर के रूप में काम करना है तो भी वो कंपोजिशन नहीं ले पाएगा। कंपोजिशन में लेने के और फायदे क्या है? एक तो मैंने बताया कि आपको इजी ऑफ कंप्लायंस है, केवल साल भर में आपको 4 क्वार्टर में 4 बार अपना टैक्स जमा करना है और 4 बार अपने रिटर्न की डिटेल गवर्नमेंट को सबमिट करनी है।
और ये इसलिए इजी है, इसमें गवर्नमेंट ने एक सिंपल तरीके से बताया कि जितना भी आपका ग्रॉस रिसिप्ट है, चाहे वो आपके एग्जेम्प्टेड गुड्स के हों, चाहे वो आपके टैक्सेबल गुड्स के हों, उसका सीधा एक स्पेसिफाइड रेट है, उस पर आप टैक्स जमा कर दीजिए और उसका रिटर्न सबमिट कर दीजिए, केवल इतना ही करना होता है। अब रेट क्या है, इसमें बेसिकली 3 टाइप के रेट्स हैं। पहले जो भी मैन्युफैक्चरर होंगे या ट्रेडर्स होंगे, उनके लिए जितना भी सेल करें उसका 1% टैक्स जमा कर दें। और दूसरा, अगर जो रेस्टोरेंट चलाते हैं तो इनके लिए जितना भी बिल करें, जितनी भी सेल हो, उसका 5% टैक्स चार्ज करके सरकार को जमा कर दें। और उसके अलावा अगर सर्विस प्रोवाइडर कोई है, अगर वो भी कंपोजिशन में लेना चाहता है, तो उसके लिए 6% उसको अपने टैक्स को सरकार को जमा कर देना है, जितने की रिसिप्ट लेता है। कंपोजिशन डीलर कभी भी जब अपना इनवॉइस बनाएगा तो उसमें जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता। उसको नीचे एक लाइन लिखना अनिवार्य है कि जीएसटी नॉट चार्ज एज रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिशन स्कीम। तो ये सबसे पहले इसमें ध्यान रखना है। अब मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल की ओर ले चलता हूँ, और कि सबसे पहले अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन अगर किसी भी व्यक्ति को या किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को करना है, तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी। जीएसटी पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन है कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास जब पैन नंबर होगा तो उस पैन बेस्ड उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन उसका होगा। सबसे पहले स्टेट कोड होता है जीएसटी, जैसे 15 डिजिट का एक नंबर जीएसटी का होता है, तो सबसे पहले इसमें स्टेट कोड होता है 2 डिजिट का। जैसे यूपी का स्टेट कोड है 09, और उसके बाद पैन नंबर होगा 10 डिजिट का, और बाकी उसके बाद 3 नंबर और होंगे, तो यानी कुल मिला के 15 डिजिट का ये होगा। सबसे पहले कॉपी ऑफ पैन कार्ड की कॉपी होना मैंडेटरी है, और दूसरा आधार ऑथेंटिकेशन के लिए आधार कार्ड की कॉपी होना जरूरी है। तीसरा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होना जरूरी है। चौथा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये कॉमन है। उसके बाद अगर किसी बिजनेस प्लेस ऑफ बिजनेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर किसी भी व्यापारी का अपना ऑन प्रेमाइसेस है बिजनेस का, वहां पर वो रजिस्ट्रेशन करना चाहता है, तो उसको केवल कोई एक गवर्नमेंट का ऐसा डॉक्यूमेंट्स हो जो उस जगह को प्रूव करता हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो या वाटर बिल हो, लेकिन ये 2 महीने अंदर का कोई कागज होना चाहिए, यानी कि उसमें जो डेट बिजली का बिल 2 महीने के अंदर का पेपर होना चाहिए। और साथ में मतलब अगर उसका ऑन्ड है तो केवल गवर्नमेंट का एक ये पेपर और एक एनओसी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि सपोज कर लीजिए किसी के बेटे को व्यापार करना है और पिताजी के नाम से अधिकतर उसका होता है कि घर या व्यापारिक जगह जो है उसका रजिस्ट्रेशन हो, तो पिताजी एक नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे देंगे, तो इससे हो जाएगा। अगर सपोज कर लीजिए बिजनेस प्लेस अगर रेंट पे है, तो उस केस में आपको एक तो जो लैंडलॉर्ड है उसके नाम पर उस जगह का जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा या वाटर बिल होगा या अदर कोई गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट्स, अगर कुछ नहीं है तो रजिस्ट्री की कॉपी, साथ में एक रेंट एग्रीमेंट। और रेंट एग्रीमेंट में एक चीज विशेष और भी ध्यान रखना है कि जो स्टैंप ड्यूटी होगी, अधिकतर क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए हर आदमी 100 रुपए के स्टैंप पेपर पर आपका रेंट एग्रीमेंट बना लेता है, लेकिन ये सही नहीं है। जितना भी आपका एक्चुअल में रेंट है 11 महीने का, 11 महीने के रेंट का 2% इतने की स्टैंप ड्यूटी का स्टैंप पेपर खरीद के रेंट एग्रीमेंट बना के उसको नोटराइज करा के, और साथ में एक लैंडलॉर्ड की तरफ से एनओसी की कॉपी, ये 3 पेपर उस केस में लगेंगे। अगर आप ऐसे करके रजिस्ट्रेशन करेंगे तो कभी भी आपका रजिस्ट्रेशन, पहली बात तो डिपार्टमेंट का ऑफिसर कैंसिल नहीं कर सकता है, अधिकतर कैंसिल कर देते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं पेपरों में कमी रहती है, इसलिए मैंने पेपर आपको बताए। और दूसरा क्या है, एक कंफ्यूजन ये भी थोड़ा रहता है कि जैसे कोई व्यापारी पूछता है कि अच्छा कितने दिन में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो इसके लिए एक सिंपल सा है
कि जिस दिन हम लोग एप्लीकेशन विभाग में सबमिट करेंगे, एज पर जीएसटी एक्ट ऑफिसर्स को 7 डे के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करना है, अगर उसमें उसको कोई कमी नहीं लगती है। तो अगर कोई कमी लगती है तो फिर वो आपको एक इन्फॉर्म करेगा कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स ये कम है, आप कृपया इसमें अपना क्लैरिफिकेशन दीजिए, उसका भी ऑप्शन रहेगा। अभी मैं प्रैक्टिकली थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं एक जीएसटी की साइट पर थोड़ा प्रैक्टिकली भी बताना चाहता हूँ, और अगर इसके अलावा अगर आपको जीएसटी की एक बेसिक या उसके और भी कोई ऐसी चीज पूछना होगा तो आप क्वेश्चन अभी जब होगा तो पूछ लीजिएगा। क्या जीएसटी की साइट अभी विजिबल है? नहीं सर, आप शेयर करिए तो अपनी स्क्रीन, जो 3 डॉट्स लगे होंगे साइड पे उस पे जाइए, फिर शेयर स्क्रीन करिए। अच्छा, मोर ऑप्शन पे गया, हाँ ठीक है। हाँ, शेयर स्क्रीन करिए। सॉरी, 3 डॉट्स में नहीं, प्रेजेंट नाउ में आपको मिल जाएगा। प्रेजेंट नाउ का भी कॉलम दिख रहा होगा ना? मैं जस्ट देख रहा हूँ प्रेजेंट, हाँ प्रेजेंट नाउ दिख गया। प्रेजेंट नाउ को क्लिक करिए। हाँ, अ टैब, आप एक टैब पे ही चल रहा होगा, अ टैब क्लिक करिए और फिर जो आप स्क्रीन दिखाना चाहते हैं वो वाली क्लिक ले लीजिए। ओके 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 ओके, थैंक्स थैंक्स, वेलकम सर। अब मैं समझता हूँ स्क्रीन दिख रही होगी। हाँ, विजिबल है। जी 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 जी, मैं सबसे पहले एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब भी आपको जीएसटी से रिलेटेड अगर कोई काम करना हो तो उसके लिए 2 वेबसाइट्स बेसिक हैं। पहली वेबसाइट है www.gst.gov.in। जो भी जीएसटी से रिलेटेड कंप्लायंसेस होंगे वो इसी पोर्टल से होते हैं। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको नीचे एक बटन होगा, यहाँ पर दिख रहा है रजिस्टर नाउ, ये देखिए। तो यहां से आप जब इंफॉर्मेशन भरेंगे, आई एम टैक्स पेयर, टैक्स डिडक्टर, टैक्स कलेक्टर, ये थोड़ा अलग अलग टाइप के पर्सन, जो मैंने पहले ही बताया था कि अलग अलग टाइप के टैक्स पर्सन होते हैं। तो बेसिकली अधिकतर केसेस में केवल टैक्सेबल टैक्स पेयर होता है। स्टेट, आप जिस स्टेट में आपका बिजनेस प्लेस है, जहां पर आपका बिजनेस प्रोमाइसेस रहेगा, तो उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। और इसमें क्या है, लीगल नेम ऑफ द बिजनेस, लीगल नेम और ट्रेड नेम, मैं ये 2 चीजें क्लियर कर देना चाहता हूं। यहाँ पर लीगल नेम होता है कि जो आपके पैन नंबर पर नाम लिखा हुआ है, और ट्रेड नेम होता है कि जिस नाम से आप व्यापार करना चाहते हैं। सपोज कर लीजिए मुझे अपना इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, तो मेरा पैन में नाम होगा नरेंद्र कुमार, तो मुझे यहाँ पर नरेंद्र कुमार लिखना होगा। और उसके अलावा अगर सपोज कर लीजिए मेरा ट्रेड नेम मैंने रखा है कि नरेंद्र कुमार एंड कंपनी, तो वो बाद में ऑप्शन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, पैन का नाम रखना है और नीचे पैन नंबर आएगा और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि मैं ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ, मेरा अपना एक फर्म भी है, तो मैं नॉर्मल में मेरा रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है, और जीएसटी प्रैक्टिशनर में भी मेरा रजिस्ट्रेशन है। तो मेरे ऑलरेडी 2 रजिस्ट्रेशन जीएसटी में है।
तो तब भी अगर वो कह रहा है कि अगर आपको चाहिए तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। आगे बढ़ने के बाद अब देखिए मोबाइल ओटीपी, जो मोबाइल में ओटीपी आया होगा वो मुझे यहाँ डालना पड़ेगा। जब आप ये सब करेंगे तो आपको ये टीआरएन नंबर एक जनरेट होकर मिल जाएगा। आप टीआरएन नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे। फुल फॉर्म याद कर लीजिए टीआरएन का। हाँ, ये टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जी। इसको जब आप डालेंगे तो फिर ये एक मोबाइल पर कोड भेजेगा, तो उसको आपको इसमें इंटर करके फिर आगे बढ़ जाना है। मैं थोड़ा सा ये पोर्शन इसलिए दिखाना चाह रहा था क्योंकि ये देखिए अब आपके पास पूरा रजिस्ट्रेशन करने के लिए इसमें सारी विंडो आ गई है। तो मैं जहां जहां कठिनाई होती है उसके बारे में बता देता हूँ, बाकी तो फॉर्म पढ़ के ही समझ में आ जाता है, कोई बड़ा बिग इशू नहीं है। मैंने पहले ही बताया था कि ट्रेड नेम, अब ट्रेड नेम जिस नाम से आप व्यापार करना चाहते हैं वो ट्रेड नेम यहाँ पर जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, जैसे प्रोप्राइटरशिप जहाँ पर एक इंडिविजुअल व्यक्ति के पैन नंबर पर काम हो रहा होगा। जैसे सपोज के लिए मेरे पैन पर अभी मैं काम कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से मुझे जो चूज करना पड़ेगा वो प्रोप्राइटरशिप चूज करना पड़ेगा, उसके अलावा होगा ही नहीं। लेकिन कोई पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, तो अलग अलग जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस होते हैं तो उसको चूज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मैं प्रोप्राइटरशिप चूज करूंगा। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट तो अपने आप ही आया है। बाकी रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, मैंने पहले ही बताया था कि रजिस्ट्रेशन लेने के दो कारण हो सकते हैं, एक तो स्वैच्छिक और दूसरा आवश्यक रूप से। तो अगर वो यहाँ पर आपको पहले ही ऑप्शन पूछ लेगा कि क्या कारण है कि आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, तो क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड, जो मैंने पहले ही कहा कि हमारी जो बिजनेस की जो लिमिट है वो ऑलरेडी बढ़ चुकी है, तो इसलिए रजिस्ट्रेशन लेना है। दूसरा, अगर वो एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई व्यक्ति माल बेचना चाहता है तो उसको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। तो इंटर स्टेट सप्लाई इसको बोलते हैं। मैं थोड़ा सा इस पॉइंट को क्लियर कर दूं, कभी भी ये दो टर्म है, एक है इंटर स्टेट सप्लाई और दूसरा है इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई तब होगा जब एक राज्य के अंदर ही गुड्स सोल्ड हो रहे होंगे या सप्लाई हो रहे होंगे। अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा होगा तो उसको बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज और दिखाऊंगा, वॉलंटरी बेसिस। वॉलंटरी बेसिस कि हाँ मुझे, मेरा टर्नओवर नहीं है लेकिन मुझे कराना है क्योंकि मुझे थोड़ा सा अपना एक बिजनेस को रिकॉग्नाइज रूप में लेके चलना है। तो नीचे है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, अच्छा आपने व्यापार कब से शुरू किया। तो अभी मैंने सपोज कर लीजिए नहीं किया है, तो मुझे लगा कि मैं अब करने की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं इसको ये भी डाल सकता हूँ कि मैं 1 जून 2021 से अपना शुरू कर रहा हूँ। इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन, अगर कोई आपका एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है तो उसको आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। जैसे मेरे ऑलरेडी 2 हैं तो मुझे जरूर निश्चित रूप से यहाँ पर उसको बताना पड़ेगा, और अगर नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं। उसके अलावा सेव एंड कंटिन्यू, ये कह रहा है कि आपको इसका डेट जो है इससे पहले का रखना पड़ेगा, यानी कि जब आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो उससे पहले का ही आपको एक डेट रखनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि प्रमोटर ऑब्लिक पार्टनर, उसकी डिटेल चली जाएगी। जो भी व्यक्ति होगा उसका अपना नाम और उसका डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और
बाकी तो इसमें मैं समझता हूँ एड्रेस है तो एड्रेस अब, हाँ ये देखिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड, यहाँ पर आपको फोटोग्राफ अपलोड करना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर किसी के पास फोटोग्राफ नहीं है तो अगर वो खुद ही रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो टेक पिक्चर, यहाँ से अपनी फोटो ले भी सकता है। अब जब तक सारी चीजें भरेंगे नहीं तब तक ये आगे बढ़ेगा नहीं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इतनी सारी चीजें कोई मतलब, ये तो जब आप पढ़ेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। मैं ऊपर टैब में ही समझा देता हूँ। यहाँ पर है ऑथोराइज सिग्नेटरी। अगर जो भी आदमी व्यापार कर रहा है तो जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन हो रहा है जरूरी नहीं कि वही उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति हो। ऑथोराइज सिग्नेटरी, अगर कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है तब तो प्रोप्राइटर ही उसका ऑथोराइज सिग्नेटरी होगा। अगर उसके अलावा जितने भी अगर बाकी कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस है, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो चाहे कंपनी हो, तो उसमें एक व्यक्ति को ऑथराइजेशन लेटर एक बनता है कि सारे पार्टनर इस व्यक्ति को हमारे फर्म के बिहाफ से जीएसटी में सारा काम करने के लिए ऑथराइज करते हैं। तो ऑथराइज सिग्नेटरी की डिटेल जाती है। और उसके अलावा कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होता है, जैसे सपोज कर लीजिए मुझे अगर किसी को अपना ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बनाना हो तो वो बना सकता है। और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जो मैंने पहले ही बताया कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जहां पर आपका व्यापार का बिजनेस प्लेस होगा उसकी इसमें डिटेल जाएगी। इसमें रेंट एग्रीमेंट भी लगेगा जब आप इस टैब में आएंगे, और यहाँ पर बिजली का बिल भी लगेगा। बल्कि ये खुल भी रहा है, देखिए प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जिस टैब को खोल रहे हैं उसी टैब को खुल रहा है। देखिए मैं थोड़ा इसमें बता देना चाहता हूँ जरूर, ये देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है अक्षर। ये देखिए नेचर ऑफ पोजेशन ऑफ प्रोमाइसेस, जो मैंने पहले इस पर फोकस किया था। एक तो होता है कंसेंट, जो मैंने पहले ही बताया कि पिताजी के नाम से अगर रजिस्ट्री बिजनेस प्लेस है तो पिताजी खाली एक कंसेंट दे देंगे, मतलब नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे देंगे कि मेरा बेटा है व्यापार करना चाहता है, इसको मैं कंसेंट देता हूँ। दूसरा है लीज्ड, रेंटेड, शेयर्ड, अदर्स और ऑन। अगर अपना है खुद का तो ऑन पर क्लिक हो जाएगा। प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का प्रूफ, जैसे मैंने पहले ही बताया था, इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, कोई लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट होगा, म्यूनिसिपल खाता कॉपी होगी, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, जैसे मैंने कहा कि वाटर की रिसिप्ट हो और अदर नगर निगम का कोई रिसिप्ट हो, तो ये सब लग जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल है। लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा आपका, रजिस्ट्री की कॉपी हो जाएगी। म्यूनिसिपल खाता, नगर निगम, ये चार में से कोई भी एक पेपर लगेगा। दूसरा यहाँ पर क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, क्या क्या काम करना चाहते हैं, तो वो तो अब व्यापारी के ऊपर है। कोई फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो इसको टिक करेगा, कोई रेंटल कर रहा है, रिटेल का काम कर रहा है, कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट का कर रहा है, ये अपना अपना टिक कर लेंगे। उसके अलावा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, तो जरूरी नहीं कि हमारा एक ही बिजनेस हो। एक हम लखनऊ में हमने मेन ब्रांच रखी है और उसके अलावा कानपुर में हमारा एक ब्रांच है, तो ये एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में जाके आपको यहाँ पर जब आप उधर सब भर देंगे तो यहाँ पर ऐड न्यू करने का ऑप्शन एक्टिवेट होगा, अभी नहीं हो रहा है। गुड्स एंड सर्विसेज, किस किस गुड्स में आप डील करेंगे, तो 5 आइटम का आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। सर्विसेज में भी आप जो आपके टॉप 5 सर्विसेज, अब टॉप 5 सर्विसेज क्या है कि ऐसे जो आपके मेन काम है, जैसे सपोज कर लीजिए मैं हूँ तो मेरे टॉप 5 सर्विसेज क्या होंगे, जीएसटी कंसल्टेंसी और फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, टैक्सेशन कंसल्टेंसी, प्रोजेक्ट एनालिसिस कंसल्टेंसी, ये मैं टॉप अपने डालूंगा। बाकी और भी काम कर ही सकते हैं। स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ये भरने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। आधार ऑथेंटिफिकेशन, जैसे मैंने पहले ही कहा था, आधार का होना अनिवार्य है, क्योंकि आधार नंबर पर आपकी एक ओटीपी जाएगी तो उससे इसका ऑथेंटिकेशन होगा कि फर्जी है कि नहीं है। जीएसटी जब से लागू हुआ है तब से सबसे पहले हम लोग तो करीब करीब काम करते हुए करीब 20 साल करीब हो गए इस फील्ड में। तो जीएसटी जब 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल हुआ, उससे पहले बहुत सारे और टैक्स हुआ करते थे, जैसे आपके वैल्यू एडेड टैक्स वैट, दूसरा सीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसके अलावा सेंट्रल एक्साइज, उसके अलावा सर्विस टैक्स,
तो व्यापारी इतना परेशान हो जाता था, उसका कोई जवाब नहीं था। और जब भी आप रजिस्ट्रेशन लेंगे तो आपके बिजनेस प्लेस को चेक करने के लिए विभाग से एक अधिकारी जरूर आता था। अब वो अधिकारी चाहे आप जितने अच्छे हों, बिना उसको कुछ जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो चक्कर लगाता रहेगा। तो इन सबसे भी बचने के लिए सरकार ने देखिए कितना बढ़िया सिस्टम किया कि आधार ऑथेंटिकेशन, अगर आप ठीक हैं, आपके आधार पर जो नंबर रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी आएगी, तो इसका मतलब सब आप सही है। उसके बाद वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या है कि मैं वेरीफाई कर रहा हूँ कि जितनी भी डिटेल्स हैं ट्रू एंड करेक्ट हैं टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। ये तो हर जगह ही होता है कि जो भी काम हम करते हैं तो उसको ये बताना ही पड़ता है कि जितना भी हम काम कर रहे हैं सब सही है। ऐसा नहीं कि किसी का बिजली का बिल मिल गया उसको लगा दिया, वहाँ रजिस्ट्रेशन कर लिया, ये सब लॉ के खिलाफ है। और इस पर मैं एक चीज़ और भी जानकारी दे दूं, अभी जीएसटी विभाग ने एक बड़ा काम और शुरू किया है कि बहुत सारे बिजनेस प्लेस ऐसे थे कि जो भी लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, सबके पास ये तो मैंडेटरी नहीं है कि बिजनेस प्लेस हो, तो कई लोग क्या कर रहे हैं कि किसी का बिजली का बिल निकलवा लिया विभाग से और उस पर फर्जी आपका रेंट एग्रीमेंट बना के रजिस्ट्रेशन कर ले रहे थे। लेकिन इधर विभाग ने बहुत ज़्यादा उस पर गौर किया है। अगर कोई भी ऐसा फर्जी मिलता है तो आप ये मान के चलिएगा जीएसटी में पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट यानी जेल तक के प्रावधान है, इसको कभी मत भूलिएगा। जितना ये इजी है, जितना ये ट्रांसपेरेंट है, उतना ही ये सख्त भी है। ये मैं आपको इसलिए बता देना चाहता हूँ कि कभी भी इस टाइप की गलती को भूल के भी नहीं करना है, क्योंकि मैं खुद अपने कुछ जानने वाले व्यक्ति थे जिनको आज सलाखों के पीछे देख रहा हूँ कि यही सब फर्जी कामों को करने से। तो ये बहुत ध्यान रखने की बात है। तो मैं समझता हूँ रजिस्ट्रेशन का इतना ही सिस्टम है, तो इसको तो आप लोग कर लेंगे। तो मैं अब थोड़ा सा अब मुझे तो करना नहीं है सब भर के अभी, तो मैं इसको यहाँ से हटा के एक अपना प्रैक्टिकली एक लॉगिन करता हूँ, जिससे आपको कुछ और चीजें आगे बताता हूँ। ये जीएसटी का पोर्टल है। तो सबसे पहले जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म पूरा विभाग को सबमिट कर दिया, विभाग उसकी जांच कर लेगा और जांच करने के बाद उसको बेस्ट लगेगा, फिट लगेगा, सारा आज पर एक्ट आपने सारे चीज़ें सही डाली हैं, सही इंफॉर्मेशन है, सही पेपर्स लगाए, तो आपको वो यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड कर देगा। और एक चीज़ मैं बताने से इसलिए मैं नहीं चूक पा रहा हूँ कि इससे पहले जो सिस्टम थे आपके, जब वैट सिस्टम था, सेंट्रल एक्साइज था, सर्विस टैक्स था, अगर आपने गलती से अगर आपका यूजर नेम और पासवर्ड आप भूल गए तो आपको उसको प्राप्त करने के लिए विभाग का ही चक्कर लगाना पड़ता था। और विभाग में बिना कुछ दिए भी आप वापस नहीं आ सकते। अगर बिना कुछ दिए आने की आपको अगर है तो आप बिना कुछ लिए भी वापस आना पड़ेगा। लेकिन ये इतना बड़ा सिस्टम है कि आप यहाँ बैठे बैठे अपना यूजर नेम पासवर्ड सब चेंज कर सकते हैं। तो मैं एक प्रैक्टिकली फिलहाल थोड़ा सा और आपको लॉगिन करके कुछ इन्फॉर्मेशन और देता हूँ। थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट है नरेंद्र जी, इनकी क्लास नेक्स्ट शुरू हो जाएगी तो हमें लगता है कि 1:30 तक की हम लोग रजिस्ट्रेशन वाला ही काम कर पाएंगे। तो फाइलिंग नहीं, तो मैं रजिस्ट्रेशन ओवर कर चुका हूँ। नहीं नहीं, आई मीन जीएसटी जो अब आप नेक्स्ट बताने जा रहे हैं ना, उससे रिलेटेड बात कर रही थी। अच्छा, तो हमारे पास टाइम 1:30 तक का है ना? जी जी जी, कोई बात नहीं। देखिए, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस उसमें ज्यादा कुछ बता भी नहीं सकते, इसलिए नहीं बता सकते हैं क्योंकि जब तक इन्फॉर्मेशन भरेंगे नहीं ना तो वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं, रजिस्ट्रेशन तो कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन नहीं सीखेंगे तो फिर ये आगे नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को। रिटर्न फाइलिंग तो तभी हो पाएगी इनकी जब रजिस्ट्रेशन हो उनका। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ जी। तो आपका कहना ये है कि रजिस्ट्रेशन में कुछ और भी चीजें पहले क्लियर कर दीजिए, फिर थोड़ा आगे की बातें बता दीजिए। बिल्कुल ठीक है, मैं बता देता हूँ। मैं बता देता हूँ, मैं एक समरी में बता देता हूँ। अगर किसी को
कोई रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया कि सबसे पहले आपको रजिस्टर मी पेज पे जाना है, वहीं से रजिस्टर करके बेसिक इन्फॉर्मेशन भर के OTP के लेके आगे बढ़ जाना है, जैसे मैं अभी बढ़ा था। उसके बाद से वो बहुत सिंपल फॉर्म होता है, उसमें जो जो इन्फॉर्मेशन मांगी है वो इन्फॉर्मेशन आपको डाल देनी है। और केवल वहां पर एक चीज प्रॉब्लम आती है, जो उसमें आती है प्रॉब्लम आपके इसमें, जिसमें कि आपका ओनरशिप का रजिस्ट्रेशन प्लेस के बारे में थोड़ा टिपिकल वो एक पॉइंट रहता है। तो उसके लिए मैंने बार बार फोकस किया पहले से कि सिंपल है, उसमें 3 बातें नोट करनी है कि पहला, अगर आउंड प्रमाइसेस है तो उस केस में एक बिजली का बिल की कॉपी 2 महीने के अंदर का हो और साथ में और कोई चीज लगाने की जरूरत नहीं है। अगर उसी व्यक्ति के नाम से बिजली का बिल हो, उसी के नाम से रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो, और अगर व्यक्ति कोई फादर है या मदर है जिनके नाम पर रजिस्ट्री है, जिनके नाम पर बिजली का बिल आता है और बेटे को व्यापार करना है, तो उसके लिए एक तो बिजली के बिल की कॉपी और एक नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो सिंपल तरीके से एक पैराग्राफ का होता है कि मेरा नाम ये है, मेरे फादर्स का नाम ये है और मेरा बेटा इस नाम से या मेरे पति इस नाम से ये काम यहाँ पर करना चाह रहे हैं और मुझे इस पर कोई भी आपत्ति नहीं है। बस एक इस कागज की जरूरत पड़ती है और 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर इसको नोटराइज करना पड़ता है। बस इतना 2 चीजें एक मैंने ऑन के केस में बता दी। अगर रेंट पर लिया है, लीज पर लिया है, तो उसके लिए बहुत सिंपल है। एक तो ओनरशिप की कॉपी, जो लैंडलॉर्ड है उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल की 2 महीने के अंदर की कॉपी, साथ में एक रेंट एग्रीमेंट बनेगा। उसमें बेसिक ध्यान एक ये जरूर रखना है कि आपका जितना भी महीने का रेंट होगा 11 महीने का, क्योंकि जब एक रेंट एग्रीमेंट 11 महीने के लिए बनता है। सपोज कर लीजिए किसी का 20,000 रुपये रेंट है, तो 20,000 रुपये का अगर उसका महीने का रेंट है तो सिंपल तरीके से 11 महीने का आपका हो गया उनका 2,20,000 रुपये का रेंट। तो 2,20,000 का 2%, यानी कि 4,400 रुपये का उनको स्टैम्प पेपर खरीद के लाना होगा, उस पर रेंट एग्रीमेंट बना के एक इसकी कॉपी लग जाएगी। बहुत सिंपल है। इसके अलावा जब आप इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो 7 डेज के अंदर आपको या तो रजिस्ट्रेशन की सर्टिफिकेट की कॉपी मिल जाएगी, यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा, उसके बाद आप इसको सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा ये है, अगर 7 दिन के अंदर सर्टिफिकेट नहीं आता है तो कोई ना कोई फॉल्ट आपके फॉर्म फाइल करने में है, तो विभाग से उसका आपको क्लेरिफिकेशन मांगा जाएगा कि जो आपने रेंट एग्रीमेंट बना रखा है इसमें ये चीज़ें कमी है, आप इसको सही करके अपलोड करिए। तो आपको उसको सही करके दोबारा अपलोड करना होगा। दोबारा अपलोड करने के फिर से 7 दिन के अंदर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फिर अगर कोई कमी आती है, फिर उसी 7 दिन के अंदर आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी, फिर आपको उसको सबमिट करना होगा, फिर अगले 7 दिन के अंदर आपको मिलेगा। एक सिंपल प्रोसेस है। तो मैं समझता हूँ रजिस्ट्रेशन में इतना ठीक है। अब जब रजिस्ट्रेशन कर लिया या किसी बच्चे ने अगर रजिस्ट्रेशन करने का प्रयास किया हो और उसको कभी कोई प्रॉब्लम आई, तो मैं समझता हूँ वो अभी पूछ भी सकता है। Please ask your question if you have any question related to registration. अगर आपने कभी भी किया, जैसा कि सर ने बोला, और कभी कोई दिक्कत आई हो आपको, तो आप पूछ सकते हैं। इससे सिंपल लैंग्वेज में तो आपको नहीं समझाया जा सकता। मुझे लगता है कि ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में सर ने बोल दिया सारी चीज़ें, बहुत इजी तरीके से बता दिया। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछिए, अदरवाइज हम लोग रिटर्न फाइलिंग की तरफ चलते हैं। एनीवन? यू कैन रेज योर हैंड्स एंड we'll take query. कुशाग्र, हाँ पूछिए, क्या पूछना है बेटा? नो मैम, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है मैम, ये प्रॉफिट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना था। प्रॉफिट से रिलेटेड पूछिए। आप पूछ लीजिए। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कोई भी हम लोग एक सेल करते हैं तो उसमें बिल हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो सर उसमें जो प्रॉफिट हम लोग को होता है, तो सर ये जीएसटी से कैसे लिंक रहता है? जीएसटी पे सर क्या इफेक्ट होता है प्रॉफिट का? बता देता हूँ मैं आपको। देखिए, सबसे पहले क्या है कि आपका जो प्रॉफिट होगा और आपकी जो कॉस्ट होगी, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जितना आपका आएगा उस पर जीएसटी लगता है हमेशा। क्योंकि जीएसटी जब आपने बिल में चार्ज किया तो उस जीएसटी को तो आपने सरकार के लिए खाली कलेक्ट किया है। सपोज कर लीजिए आपने कोई चीज 80 रुपये की खरीदी बाजार से,
उसमें 20 रुपये का अपना प्रॉफिट जोड़ा, तो आपने उसको 100 रुपया हो गया। 100 रुपये पर सपोज कर लीजिए उसमें 5% जीएसटी के दायरे में वो गुड्स आता है, तो 105 में आपका टोटल इनवॉइस हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि जीएसटी का और प्रॉफिट का यहाँ पर कोई मतलब आप कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पर ही जीएसटी लगाएंगे और उस जीएसटी को सरकार को जमा हो जाना है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि मतलब इस पर कोई डायरेक्ट ऐसा कोई लिंक टाइप का दिख रहा है, लेकिन बस हाँ कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इस पर जीएसटी लगाएंगे। और कुछ इस पर आपको कंफ्यूजन हो या क्लेरिफिकेशन चाहिए हो तो और पूछ लीजिए। कुशाग्र, आई सेकंड होप। क्वेश्चन। हाँ, पूछिए बेटा। थैंक यू मैम। सर ये आप जो बता रहे थे सर्विस सर जो है 18% की, सर ये सर्विस कौन सी टाइप की सर? देखिए मैक्सिमम सर्विसेज मैं आपको बता दूं, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत जो मैक्सिमम सर्विसेज है, चाहे कोई प्रोफेशनल सर्विसेज हो, डॉक्टर की सर्विसेज हो या कोई सीए की सर्विसेज हो, कोई एडवोकेट की सर्विसेज हो, उसके अलावा कहीं आपने किसी को रेंट पर कोई काम कमीशन की सर्विसेज हो, लगभग मैं समझता हूँ कि सर्विस के अंतर्गत 98% जितनी भी सर्विसेज हैं वो आपके जीएसटी में 18% पर कवर्ड है। और सर ये एग्जाम्पल में सर ये नो टैक्स लगता है, तो सर ऐसा क्यों सर? बिल्कुल मैं बता देता हूँ। जीएसटी में बेसिकली क्या है, केवल आप ये मान लीजिए कि 3 टाइप के गुड्स हैं। कुछ गुड्स ऐसे हैं जिस पर टैक्सेबल है, टैक्सेबल में अलग अलग रेट्स हैं। मैक्सिमम गुड्स आपके 5%, 12%, 18% और 28% पर मिलेंगे। इसके अलावा कुछ ही है जैसे ज्वेलरी वगैरह 0.25, ये 2-3 बहुत ही कम आइटम है, बस इतने 4 टाइप के ही आपके मेजर टैक्स रेट हैं। और दूसरे हो गए आपके एग्जेम्प्टेड। एग्जेम्प्टेड मतलब कि जो ऐसी चीजें हैं कि जो जैसे आपका सपोज कर लीजिए आटा चावल है, ये डेली उपयोग की चीजें हैं तो सरकार ने इस पर टैक्स नहीं लगाया। और जैसे चीनी है, चीनी पर 5% टैक्स है। और उसी तरीके से कुछ लग्जरियस आइटम है जैसे एसी है आपका, उस पर 28% है। तो ये अलग अलग रेट्स हैं। और कुछ ऐसे हैं जैसे कृषि से संबंधित है, तो उसको जीएसटी एक्ट में ऑलरेडी एग्जेम्प्ट की कैटेगरी में रखा है, तो उसको कोई टैक्स नहीं लगेगा। सपोज कर लीजिए मैंने गेहूं बेचे, मैं किसान हूँ, मैंने गेहूं बेचे, तो गेहूं ऐसा है कि चाहे जितने के बेचना, लेकिन उस पर वो एग्जेम्प्टेड है तो उस पर टैक्स कुछ लगेगा ही नहीं। ये और सर ये जीएसटी ज्यादा बेनिफिशियरी या सर ये 1% आपने बताया था? यस, कंपोजिशन मैं बता देता हूँ। हाँ, मैं अच्छे से बता देता हूँ। ये अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। मैंने इसको लिखा था अपने पास कि बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग है, लेकिन मैं तब भी कोई बात नहीं, मैं इसको बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छे से कम समय में बता देता हूँ। कि सबसे पहले देखिए ये डिपेंड किस पर करता है। मैं बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से बता रहा हूँ कम समय में बहुत इसको, कि सपोज कर लीजिए कोई भी व्यापारी 100 रुपये का कोई सामान खरीदता है और उसको सपोज कर लीजिए 150 रुपये में बेचता है। अब 150 रुपये में बेचेगा तो उसको 1% टैक्स देना है, 150 का 1%। तो सिंपली यानी कि 1 रुपया 50 पैसा सरकार को जमा कर देना है। तो उसके लिए ये बेनिफिशियल है, क्योंकि उसको अब इसके अलावा मैंने पहले ही बताया कि कुछ भी नहीं करना, केवल साल भर में 4 बार टैक्स जमा करना है और उसको चुपचाप 4 बार उसको रिटर्न को सबमिट कर देना और कुछ भी उसको नहीं करना है। लेकिन एक जीएसटी में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो थोड़ा लंबा टाइम का कॉन्सेप्ट है, वो उसमें एक पूरी क्लास लग सकती है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। यानी कि इनपुट टैक्स, जब हमने कोई माल खरीदा, जो उस पर जो टैक्स पे करके आए हैं तो उसका बेनिफिट ले लेना। सपोज कर लीजिए आपने 100 रुपये का माल खरीदा, उस पर ऑलरेडी आप 5 रुपया टैक्स पे करके आए हैं। सपोज कर लीजिए मिस्टर एक्स से आपने कोई माल खरीदा 100 रुपये का, उस पर वो माल था आपका, एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं मैं, कि वो था 95 रुपये का, उसने 5 रुपया उस पर टैक्स लगाया, 100 रुपये का आपने उसको खरीदा। अब उस 100 रुपये की चीज को आप 150 में बेचना चाह रहे हैं, तो 150 का भी 5% सपोज कर लीजिए उस पर जीएसटी लगता है, या तो अब 150 का 5% में निकाल लेता हूँ, 150 इंटू 5%, यानी कि 7 रुपया 50 पैसा आपको टैक्स इस पर जमा करना है।
तो 7 रुपया 50 पैसे के टैक्स में से आप 5 रुपया ऑलरेडी जब परचेज किए हैं तो टैक्स दे के आए हैं, तो सरकार ने आपको कहा कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट जो खरीदने में टैक्स दिए हो उसका क्रेडिट आप ले लीजिए। तो माइनस आपने 5 रुपया किया तो मात्र आपको 2.5 रुपया जमा करना पड़ेगा। और लेकिन अगर आप कंपोजिशन लिए रहते तो आपको कुछ नहीं करना, जितने की सेल करो, अगर 150 का माल बेच रहे हैं तो चुपचाप 150 का 1% यानी कि 1.5 रुपया जमा कर दो सरकार को, तो इसमें 1 रुपये का बचत हो जाएगी। लेकिन ये कॉन्सेप्ट हर जगह लागू नहीं होता है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है 1% आपको महंगा पड़ेगा और ये आपको जो नॉर्मल स्कीम में आपको कम जीएसटी देनी पड़ेगी। मैं इसका एग्जांपल भी इसी में बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा था। 100 रुपये की चीज को आप 150 में बेच रहे थे, इसलिए आपको 2.5 रुपया टैक्स जमा करना आया। कंपोजिशन में करते तो मात्र 1.5 रुपया आता। अब इसको उल्टा देखें, सपोज कर लीजिए आपने 100 रुपये की चीज को 110 रुपये में बेचा। जनरली मैं तो 150 रुपये में बेचने का इतना मार्जिन तो कहीं होता नहीं। तो जब 100 रुपये का आपने गुड्स दिया, मैं एक बहुत प्रैक्टिकली बता देता हूँ एग्जाम्पल। 100 रुपये का आपने खरीदा, उस पर 5% जीएसटी चार्ज था, तो यानी कि 105 रुपये में आपने खरीदा। जब 105 रुपये में आपने खरीदा तो आपने कहा कि इसमें मुझे 10% मार्जिन ले लेना है अपना बस। तो 105 में 105 का 10% यानी 10 रुपया 50 पैसा। तो आपने इसको जोड़ा तो आपने 115 रुपया 50 पैसा में इसको सोचा कि हम इसको बेच दें। तो 115 रुपया 5 पैसा, लेकिन प्लस जीएसटी, क्योंकि जो 10% मार्जिन है आपका, जो प्रॉफिट शब्द अभी पहले पूछा था, प्रॉफिट से अलावा आपको जीएसटी लेना पड़ेगा, तब तो आपका प्रॉफिट 10% होगा, उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। तो 1 रुपया 15 पैसा, 115 रुपया 50 पैसा प्लस जीएसटी आप चार्ज करेंगे इनटू 5%, यानी कि ये जीएसटी आ रहा है 5 रुपया 76 पैसा। 5 रुपया 76 पैसा ये आ रहा है, और माइनस जो आप पहले जीएसटी पे करके हैं 5 रुपया, तो यानी कि आपको इसमें कम टैक्स जमा करना पड़ रहा है। तो ये भी आपको इम्पैक्ट देख लेना है सिंपल तरीके से देख लेना किसके लिए कौन सी स्कीम बेनिफिशियल है, वो उसके प्रॉफिट के मार्जिन पर भी डिपेंड करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा कुछ और क्वेरी हो? ओके, थैंक यू सो मच सर। विशाल, आप कोई क्वेश्चन Thank पूछ you, रहे ma'am. थे? ओके, कुशाग्र, विशाल कुछ पूछना चाह रहे थे बेटा? नो मैम। ओके, एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम यू? और सर कंटिन्यू करें। हाँ जी, मैं देखिए अब थोड़ा कंटिन्यू इसलिए करना चाह रहा था कि ताकि देखिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो गया, उसके बाद कुछ प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं है, लेकिन जितना है मैं कुछ बता देना चाहता हूँ। ठीक है सर, आप ले लीजिए टाइम आराम से, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कि सबसे पहले क्या है, कंपोजिशन की जैसे बात की हमने, पहले कंपोजिशन के बारे में बता दूँ। कंपोजिशन में जैसे ही क्वार्टर खत्म होता है, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च। तो जब भी क्वार्टर कंप्लीट होगा उसके अगले महीने के 18 तारीख तक आपको अपना टैक्स सरकार को जमा कर देना है और अपना रिटर्न भी फाइल कर लेना है। जीएसटी में एक चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है कि इसमें सीरियसनेस का बहुत इम्पोर्टेंस है। जब आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया उसके बाद आपको इसके जो भी कंप्लाइंसेस हैं वो टाइमली करने हैं, अदरवाइज आपको ह्यूज इंटरेस्ट, ह्यूज पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा। सपोज कर लीजिए 18 तारीख को अपना रिटर्न फाइल करना था आपको और आप नहीं कर पाए, किसी कारणवश भूल गए या टाइम नहीं मिला या जो भी कारण रहा, आपने 10 दिन डिले हो गया, आपने 18 की जगह 28 को किया या 27 को किया, तो एक दिन का जो अगर आपके पास कोई भी सेल है तो एक दिन की जो लेट फीस आएगी वो 50 रुपये आएगी। अगर आपने 10 दिन डिले किया तो 500 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे, ये ध्यान रखना है। और अब सबसे पहले टैक्स जमा कैसे होगा, तो टैक्स जमा करने के लिए भी 2-3 माध्यम है। आप बैंक में जाके भी जमा कर सकते हैं, चाहे चेक के माध्यम से, बैंक में कैश के माध्यम से भी कर सकते हैं, और तीसरा ऑनलाइन भी बैठे बैठे कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, सर्विसेज में जाना है। यहाँ पर ये तो किसी का रजिस्टर्ड है, लॉगिन किया हुआ मैंने, सर्विसेज में पेमेंट,
पेमेंट में आपको यहाँ पर एक चालान क्रिएट करना होगा। जब चालान आप क्रिएट करेंगे तो देखिए यहाँ पर चालान आ गया। अब मैंने पहले ही कहा था, अगर यूपी का रजिस्टर्ड व्यक्ति है, यूपी में ही माल बेच रहा है, तो उसको हमेशा CGST और SGST जमा करना है, और अगर यूपी के बाहर माल बेचा है तो उसको IGST जमा करना है, तब यहाँ पर अप्लीकेबल हो जाएगा। ये करने के बाद आप जो है यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा ई पेमेंट। ई पेमेंट मीन्स क्या आप नेट बैंकिंग से पे करना चाह रहे हैं, और NEFT और RTGS। इसके लिए आपको एक चेक ले जाके बैंक में जमा करना होगा, चालान की कॉपी। एक है ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर क्या होता है ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट के ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं कि जहां पर चेक बनता ही नहीं है, तो उस केस में क्या करते हैं, ओवर द काउंटर वो एक DD की कॉपी देते हैं, तो DD अगर जमा होगा तो ओवर द काउंटर से जमा होता है। ये करने के बाद आप सिंपल तरीके से ये मैं कर ही देता हूँ, एक चालान जनरेट कर दे रहा हूँ। सपोज के लिए ये 10 रुपए का है, 20 रुपए का चालान हो गया। यहाँ पर बैंक आएगा कि आपका किस बैंक में खाता है जिससे आप जमा करना चाहते हैं। सपोज के लिए स्टेट बैंक इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, या कोई भी बैंक है। ये देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर आ गया, जनरेट चालान। ये देखिए चालान जनरेट हो चुका है। इसको आप सिंपली डाउनलोड करेंगे, इसकी कॉपी बैंक में आपको जमा करनी होगी। बस ये सिंपल सा है। मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ। और उसके बाद से ये तो आपका पेमेंट हो गया। पेमेंट करने के बाद अगर आपको रिटर्न सबमिट करना हो तो उसको भी बता दे रहा हूँ मैं। रिटर्न में गए, ये रिटर्न डैशबोर्ड है आपका। रिटर्न डैशबोर्ड में यहाँ पर आपका फाइनेंशियल ईयर आएगा। फाइनेंशियल ईयर सपोज के लिए 20-21 या 21-22 का ही करना हो। Q1 जिसमें अप्रैल से जून 3 महीने होते हैं, तो अभी अप्रैल का सपोज के लिए करना है, तो ये क्लिक किया। अब इसमें कुछ टैब्स आपके आ रहे हैं, देखिए इसमें आया डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज। तो इसमें आपको अपने बिजनेस की जो भी डिटेल है, जो भी आपने सेल किया, परचेज किया, वो सब डिटेल यहाँ पर डालनी होती है। अभी ये इसलिए टैब एक्टिव नहीं है, थोड़ा सा इसमें रूल चेंज हुए हैं। रूल क्या चेंज हुए हैं मैं आपको बता दूं कि अभी कोविड की वजह से अभी ये रिटर्न इसकी डेट बढ़ी हुई है, अभी इसलिए ये एक्टिव नहीं आ रहा है। और दूसरा, एक अभी नई स्कीम कुछ दिन पहले आई है, मैं बता देता हूँ आपको। 20-21 फाइनेंशियल ईयर के Q4 में एक नया ऑप्शन और गवर्नमेंट ने दिया है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसका 5 करोड़ तक का टर्नओवर है सालाना, तो वो भी अगर हर महीने रिटर्न नहीं फाइल करना चाहता है तो वो क्वार्टरली कर सकता है। तो इत्तेफाक से जिनका मैंने ये खोला है कि क्वार्टरली है, इनका क्वार्टरली में सिलेक्ट किया गया है, तो जिसकी वजह से अभी जो अप्रैल में इनका कुछ नहीं आ रहा है, उसका यही कारण है। तो मैं एक जिनका मंथली है उनका खोल के जरा आपको बता दे रहा हूँ। देखिए इनका मंथली है, तो इनका जैसे ही आप यहाँ पर रिटर्न में जाएंगे, रिटर्न डैशबोर्ड में जाएंगे, तो इनका जरूर दिखाएगा। ये देखिए इनका आ गया। तो सबसे पहले GSTR 3B होता है। GSTR 3B मंथली रिटर्न है। बेसिकली
मैंने बताया कि हाल ही में दूसरा ऑप्शन भी दे दिया कि आप इसको क्वार्टरली भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन जिनका टर्नओवर केवल 5 करोड़ तक का है, अदरवाइज सबको मंथली करना पड़ेगा। तो मंथली करने की अभी डेट्स पड़ी है। अदरवाइज डेट्स क्या होती है ये भी आपको बता दूं। नॉर्मल कंडीशन में अगर कंपोजिशन में तो मैंने बता ही दिया है कि कोई भी रजिस्टर्ड व्यक्ति कंपोजिशन में रजिस्टर्ड है तो उसको क्वार्टर खत्म होने के अगले महीने की 18 तारीख तक अपना रिटर्न और टैक्स जमा करके रिटर्न फाइल कर देना है। अदरवाइज 50 रुपया पर डे लेट फीस आएगी और इंटरेस्ट 18% लगेगा जितने दिन डेल में आप जमा करेंगे। दूसरा, अगर नॉर्मल में है तो उसके लिए डेट होती है 20 तारीख अगले महीने के, लेकिन कोविड काल की वजह से 30 दिन का डेट बढ़ गया है। तो देखिए ये अप्रैल का रिटर्न, इसकी डेट होनी चाहिए थी 20 मई, लेकिन ये दिख के आ रहा है 19 जून तक की इसकी डेट है, यानी कि 19 जून तक आप बिना लेट फाइलिंग फीस के इसको फाइल कर सकते हैं। तो मैं जरा सा इसके बारे में बता देता हूँ। क्या आप नील रिटर्न फाइल करना चाहते हैं? नील रिटर्न क्या होता है कि किसी महीने में सपोज के लिए व्यापारी का कोई भी सेल परचेज नहीं है, तो उस केस में नील का रिटर्न जाएगा। तो यस करके सबमिट कर सकते हैं, अदरवाइज नो करके नेक्स्ट पर गए। अब देखिए, सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि 5 टैब हैं। ये 5 टैब ही सब कुछ हैं, ये भी आप समझ लीजिए। इन पांचों का आपको मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, तो आपको काफी नॉलेज रिटर्न के संबंध में मिल जाएगा। पहले में लिखा है टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाईज। ये देखिए यहाँ पर है नेचर ऑफ सप्लाईज, किस किस नेचर के हैं, टैक्सेबल वैल्यू, किस टाइप का टैक्स लग रहा है। सबसे पहले है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जम्प्टेड, यानी कि जिस पर जीएसटी रेट अप्लीकेबल है। सपोज कर लीजिए मैं सर्विस दे रहा हूँ तो सर्विस पर जीएसटी होता है, तो यहाँ टैक्सेबल वैल्यू जितनी मेरी है, अगर मैंने 1 लाख रुपए चार्ज किया है फीस, तो 1 लाख रुपए यहाँ आ जाएगा। और टैक्स 1 लाख का 18% अगर यूपी में दिया है तो 9% इसमें, यानी कि 9,000 रुपया इसमें, 9,000 रुपया इसमें लिखा जाएगा। बी वाले में क्या है, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड। कुछ ऐसे भी जीएसटी में गुड्स स्पेसिफाइड है जो एग्जम्प्टेड नहीं है, बल्कि उसका रेट जीरो है। सपोज कर लीजिए कि आपको कोई एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट जब करेंगे तो वो एग्जम्प्ट नहीं होता है, जीरो रेटेड होता है। और अदर आउटवर्ड सप्लाईज नील रेटेड कॉमा एग्जम्प्टेड, यानी कि जिस पर जीएसटी लगता ही नहीं है, मतलब जिसको जीएसटी के दायरे में माफ किया गया, एग्जम्प्टेड किया गया, जैसे एग्रीकल्चरल गुड्स हो गए और भी बहुत सारे गुड्स हो गए, तो वो ये हो गए। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बता देता हूँ। इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज, ये क्या होता है कि कुछ ऐसे भी सर्विसेज गवर्नमेंट ने इसमें डिफाइन किए गए हैं कि जिस पर जनरली होता है क्या है कि जो सर्विस देता है वो वही सर्विस टैक्स या जीएसटी चार्ज करके सरकार को जमा करता है। कुछ ऐसी भी कंडीशंस हैं कि जहां पर जो सर्विस ले रहा होगा है उसको जीएसटी जमा करना पड़ता है। अब वो क्या है, वो कुछ 8-10 बिंदु है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, आप इसको देख लीजिएगा। नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई, जो यानी कि जो गुड्स जीएसटी के दायरे में रखे ही नहीं गए हैं, जैसे आपका पेट्रोलियम गुड्स हो गए, ह्यूमन कंजम्पशन लिकर हो गया, इस टाइप के करीब 10-15-20 आइटम हैं जिनको जीएसटी दायरे में नहीं रखा गया। उसका भी आप सेल कर रहे हैं तो उसका भी यहाँ पर जिक्र कर सकते हैं। देखिए उस पर टैक्स है नहीं, उस पर जीएसटी लगता ही नहीं है, फिर ये कंफर्म कर सकते हैं इसको। उसके बाद क्या है, इंटर स्टेट सप्लाईज। Students, if you have any question or query, you can ask. किसी को कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा आपके पास अपॉर्चुनिटी है सर, यहाँ पर है। जीएसटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो आपको, आप पूछ सकते हैं अभी यहाँ पर। जी 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 बिल्कुल, आप कोई भी क्वेश्चन हो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्योंकि जितना टाइम है मैं उसी हिसाब से जो है आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आप कोई भी क्वेश्चन आपको माइंड में आ रहा है तो आप बिल्कुल पूछिए।
अगर आपने, मैंने जैसे बताया आपको लेट फीस, जैसे ही मैंने बताया था कि अगर आपको रिटर्न फाइल करने में लेट हो गया है तो आपको लेके लेट फीस जमा करनी पड़ेगी। देखिए लेट फीस का ये ऑप्शन आ गया, ये अपने आप आ जाएगा, ये आपको भरना भी नहीं पड़ेगा। अगर आपने डिले किया है तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके यहाँ पर ले लेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि टाइमली फाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। और जब ये सारे फील्ड आपने भर लिए और भरने के बाद आपको बस केवल क्या करना है, इसमें सेव करना है इसको और उसके बाद सबमिट कर लेना है, प्रोसीड टू पेमेंट। उसके बाद सबमिट ऑप्शन आएगा, क्योंकि मैं इसका सबमिट इसलिए नहीं करके दिखा सकता क्योंकि इनका अभी सारी वैल्यू क्या क्या है ये पता नहीं है। ये है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ हेलो, हाँ आवाज आ रही होगी मेरी? जी जी आवाज आ रही है नरेंद्र जी। स्वाति मैम प्लीज टेक क्वेश्चंस। हाँ कोई भी क्वेश्चन पूछने हो प्रैक्टिकली तो आप बिल्कुल पूछ लीजिए। स्टूडेंट प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस इफ यू हैव। स्वाति मैम मॉडरेट कर लीजिए सेशन प्लीज। Yes, ma'am, I'm doing. Yes, students from BA and BCom both, if you have any query in mind regarding GST, you can easily ask. इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती आपको। सर यहाँ सामने हैं और इतनी इजीली एक एक कॉन्सेप्ट को वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, जैसे कि बीए के स्टूडेंट्स भी अभी जीएसटी पढ़ रहे थे, आप लोगों ने पीपीटी भी तैयार करी है, अगर कोई भी डाउट आपको उसको पढ़ते वक्त आया हो, कोई भी चीज़ अभी आपको नहीं समझ में आ रही है, यू कैन आस्क द एक्सपर्ट। एक्सपर्ट हैं यहाँ सामने। एंड स्टूडेंट्स जो बीकॉम के हैं, आप लोग के पास भी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कोई भी अगर डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हैं अभी सर। यस स्टूडेंट नितिन, नमन, कोई क्वेश्चन आपका? हाँ तो अगर क्वेश्चन नहीं है तो मैं, देखिए सबसे पहले मैंने बताया कि रजिस्ट्रेशन कब लेना है, फिर दूसरा बताया रजिस्ट्रेशन लेना कैसे है, फिर तीसरे मैंने बताया कि आपको टैक्स जमा कैसे करना है, फिर चौथा बताया कि जो अपने रिटर्न की डिटेल है वो सबमिट कैसे करनी है। अब एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये भी एक बहुत होता है कि जैसे कई बार व्यापारी ने रजिस्ट्रेशन तो ले लिया कि मुझे काम करना है, लेकिन वो काम करता नहीं है और काम नहीं कर रहा है, तो उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन वो उसको ना कैंसिल कराता है, उसको छोड़ देता है। अब कभी भी जब उसको कैंसिल करना होगा तो एक चीज ध्यान सबसे इम्पोर्टेंट रखना है कि जितने दिन का उसका रिटर्न पेंडिंग है, पहले उसको रिटर्न सबमिट करने पड़ेंगे और उसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने की एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी। तो ये बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न है, मैं इसलिए इसको बता दिया हूँ। और रजिस्ट्रेशन कैंसिल कब हो सकता है, वो 3 तरीके से हो सकता है। पहली बात, आपकी स्वेच्छा है, व्यापारी की स्वेच्छा है, काम नहीं हो रहा है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है, क्योंकि खाली हर महीने की कंप्लाइंस क्यों करेगा। तो उसके लिए सिंपल एक प्रोसीजर है, एक एप्लीकेशन सबमिट होगी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की और विभाग उसको एक्सेप्ट कर लेगा, बशर्ते कि जिस दिन आप एप्लीकेशन दे रहे हो उस दिन तक का आपने सारा जीएसटी जमा किया हो और सारे रिटर्न आपने फाइल किए हुए हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली चीज। और दूसरा, अगर विभाग को लगता है कि आप कुछ गलती कर रहे हैं तो वो आपका रजिस्ट्रेशन को भी कैंसिल कर सकता है कुछ आपके द्वारा कमी पाए जाने पर। और तीसरा, अगर आपने कंटिन्यूअसली अगर अपना रिटर्न 6 महीने का नहीं फाइल किया तो विभाग में भी उसको बंद कर सकता है, लेकिन करता नहीं है। करता इसलिए नहीं है क्योंकि जब तक उसको क्लियर नहीं होगा कि रजिस्ट्रेशन लिया और लेने के बाद आपने उसमें कोई फिगर ही नहीं भरी, तो इसका मतलब व्यापारी, अब जानते ही हैं, बाकी तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, लेकिन कई लोग तो व्यापार भी कर रहे हैं लेकिन फिगर नहीं भरते हैं, कोई टैक्स ही नहीं जमा करना है। तो ये मैंने इसलिए बता दिया, कैंसिल करने का भी बता दिया। और एक चीज और बता देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन एक बार ले लिया तो आपको उसको 6 महीने तक रिटर्न उसके आप फाइल करेंगे, उसके बाद ही वो कैंसिल होगा, ये भी बता दे रहा हूँ।
एक बार रजिस्ट्रेशन ले लिया तो 6 महीने की उसकी कंप्लाइंस करनी है, उसके बाद ही कैंसिलेशन की एप्लीकेशन सबमिट होगी, ये भी ध्यान रखना है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान मैं ये बता दे रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति को एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि कभी भी कोई भी जीएसटी एक्ट के अंतर्गत जो परमिसिबल चीजें हैं उसके अलावा काम नहीं करना। उसके अलावा अगर करने पर मेरे पास कई सारे प्रैक्टिकल केसेस हैं कि कहीं ना कहीं से ट्रेसेबल चीजें हैं आज की डेट में। तो जो कर रहा है इस काम को, व्यापारी के साथ साथ में उसको भी सख्त सजा का प्रावधान है जीएसटी एक्ट में, ध्यान रखिएगा। और भी अगर बच्चों के अलावा बाकी जो भी और भी रेस्पेक्टेबल मेंबर्स हैं, अगर उनको भी कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सर अगर हम लोग फॉर्म फिल कर रहे हो, अगर उसमें कोई मिस्टेक हो गई हो और मतलब वो फॉर्म ऐसे ही सबमिट हो गया, तो वो कैसे चेंज होगा? यस मैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने ये चीज पहले अभी बात किया था कि अगर कोई भी चीज अगर कमी हो जाती है और आपको लगता है कि कमी के अलावा भी, सपोज कर लीजिए मैं एक एग्जांपल ही बता देता हूँ कि आपको अपना ट्रेड नेम रखना था पूजा इंटरप्राइजेज और गलती से आपने उसमें पूजा एसोसिएट पहले कर दिया था। अब आपका मन हुआ नहीं मुझे पूजा इंटरप्राइज करना है, इसको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, गलती इसके अलावा कई सारी हो सकती है। तो इसका सिंपल तरीके से अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन जीएसटी में ऑनलाइन ही अवेलेबल है, मैं बल्कि बता भी देता हूँ, आपने पूछा है मैं इमीडिएट बता देता हूँ। जैसे सपोज कर लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन में कोई चीज चेंज करनी हो तो आप सिंपल तरीके से सर्विसेज में जाएंगे, सर्विसेज में जाके रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद ये देखिए आपका साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन कोर फील्ड और अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉन कोर फील्ड, इन दो टैब में ही आपका करेक्शन होता है। कोर फील्ड मतलब होता है जो आपके कुछ विशेष चीजें होती हैं, सपोज कर लीजिए जैसे मैंने अभी बताया कि ट्रेड नेम चेंज करना है तो वो केवल कोर फील्ड से होगा। बाकी आपको कभी मोबाइल नंबर चेंज करना है, मेल आईडी चेंज करनी है तो वो नॉन कोर फील्ड से भी हो जाएंगे। तो मैं ये प्रैक्टिकली बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आप आ गए, अगर आपको मैंने कहा जैसे इनका लीगल नेम क्या है, जो इनकी पैन कार्ड बना हुआ था उसमें भी यही था और इनका ट्रेड नेम भी वही था। अगर ट्रेड नेम इनको बदलवाना है तो यहीं पर क्लिक करना है और यहाँ ट्रेड नेम जैसे आकांक्षा इंटरप्राइजेज लिख देना है। रीजन मतलब आप चेंज क्यों करना चाह रहे हैं, कुछ तो होगा कारण, तो हमने रीजन में लिख दिया कि मुझे ये ट्रेड नेम ज़्यादा पसंद आ रहा है, मैं इसकी मुझे मार्केटेबिलिटी ठीक लग रही है। तो आप कोई जो आपका रीजन हो आप लिख के इसको शेप कर सकते हैं और शेप करने के बाद फिर आप इसको यहाँ से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इस सिंपल प्रोसेस मैंने आपको बता दी। और दूसरा क्वेश्चन? थैंक यू सर। और उसके अलावा कुछ भी और भी क्वेश्चन है तो कृपया पूछ लीजिए। नैन्सी जी आपको तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है? स्टूडेंट किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। सर जीएसटी फाइलिंग, सर एक क्वेश्चन मेरा भी है कि जीएसटी फाइलिंग में आधार का कितना रोल है? हाँ मैम बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ। मैम देखिए दो चीजें हैं कि आधार का रोल बिल्कुल है, क्योंकि अब जीएसटी में क्या है कि आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी कर दिया है। अगर आपके पास आधार ऑथेंटिकेशन नहीं है तो फिर फिजिकली विभाग के कर्मचारी को आपके पास आना पड़ेगा आपके व्यापार को, मतलब बिजनेस प्लेस को वेरीफाई करने के लिए। तो इसलिए अगर आपके पास आधार है तो आधार ऑथेंटिकेशन हो जाएगा और इमीडिएट आपका रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा इजी तरीके से। इसलिए आधार का तो बड़ा रोल ही है। हाँ उसके अलावा भी बता देता हूँ कि आधार का और भी रोल है इसके अलावा जीएसटी में। एक तो मैंने ये बता ही दिया है, और दूसरा उसके अलावा अगर आपका आधार ऑथेंटिकेशन है तो और भी विभाग का कर्मचारी आपके पास आएगा ही नहीं, मतलब आप समझ लीजिए। ये प्रैक्टिकली हम लोग करते हैं, जिनका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होता वो बीच बीच में आते रहते हैं कुछ ना कुछ। यस सर। और मैम
सर बहुत से लोगों के आधार में बहुत सारे मतलब मिस्टेक्स भी होती हैं। उस केस में भी बहुत सारे लोगों के एड्रेस में या उनके नेम में, सरनेम में बहुत सारे मिसप्रिंट होते हैं या स्पेलिंग मिस्टेक होती है। उस केस में भी हाँ जी, मैं बता देता हूँ मैम। देखिए बेसिकली एड्रेस अगर चेंज है तो एड्रेस को तो ये कहीं से ट्रैक नहीं करता है जीएसटी में, क्योंकि देखिए एड्रेस प्रूफ के लिए ये आधार को तो मानता ही नहीं है जीएसटी एक्ट। ओके। तो इसका तो आधार के एड्रेस से कोई लेना देना नहीं है। और जहां तक आपने बात कही कि जो पैन है और आधार है उसमें 2-3 चीजें बिल्कुल सेम होनी चाहिए। 3 चीजें बेसिकली मैं बता दूं आपको। एक तो नेम, और दूसरा आपका डेट ऑफ बर्थ, और तीसरा मेल और फीमेल। जैसे आपने ध्यान दिया होगा कि कई बार गलती से जब आधार बनाते समय पता चला कोई मेल है उसका फीमेल चढ़ गया। हाँ सर, ये सब मिस्टेक्स होती हैं बहुत। हाँ, तो इन तीनों में प्रॉब्लम आती है, और बाकी उसके अलावा मुझे नहीं लगता अभी तक कोई की मतलब एड्रेस में इतनी कोई प्रॉब्लम आई है। और मैम उसके अलावा यस स्टूडेंट्स, डू यू हैव एनी क्वेरी? प्लीज आस्क। हाँ, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्योंकि देखिए अब 1 घंटे के उसमें जो मैंने सोचा था कि ये चीजें बताएंगे, क्योंकि अब जब तक आपको मैं खाली ऊपर ही ऊपर बता दूं, उसका बेस ना बताऊं तो फिर उस चीज से नहीं होगा। तो अगर इसलिए अगर आप जो भी चीजें पूछना चाहेंगे वो बता दूंगा। नहीं सर, आपने बहुत ही अच्छे से एक चीज को एक्सप्लेन किया है और इससे इजी तरह से एक्सप्लेन, इससे ज्यादा इजी नहीं हो सकता। हाँ, Students मैंने के लिए बहुत अच्छा। हाँ। एक्चुअली मैंने यही कोशिश की। देखिए अब मैं टेक्निकल तरीके से सेक्शन भी बोलता चलता कि सेक्शन 25 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, ये है, तो वो बच्चों को उतना प्रैक्टिकल ना मिलता। तो इसलिए मैंने कोशिश की कि इसी तरीके से इसको मैं बताऊं। Yes, BCom students, do you have any query? No, ma'am. तो प्लीज आप कंटिन्यू कर दीजिए आगे। तो मैम बस आप जैसा बताएं कि अगर कुछ और कंटिन्यू करना तो मैं कोई और टॉपिक लेके कर देता हूं, अदरवाइज आप कहें तो फिर जैसा बताएं। सर अभी आपके इसमें अभी आपका कितना मतलब अभी अभी आपको कितना अभी कंटिन्यू करना है? और नहीं, मेरे ख्याल से जो मेरे पास मैसेज आया था फिलहाल टाइमिंग का, वो तो 12:30 to 1:30 था। हाँ, बट अगर कोई एस्पेक्ट रह गया हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर कोई कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको लगता है कि स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए तो आप उसको बता सकते हैं। बिल्कुल मैं बता देता हूँ। एक और भी इम्पोर्टेंट चीज है, हाँ वो थोड़ा इम्पोर्टेंट, काफी इम्पोर्टेंट चीज है, मैं बता देता हूँ। मैं उस पर तो बहुत लोगों के ऊपर केस भी हो चुके हैं, मैं इसलिए उसको बता देना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुनिए। इन फ्यूचर इफ यू वांट टू स्टार्ट योर बिजनेस दैट विल बी रियली हेल्पफुल टू यू ऑल। हाँ जी, मैं बता देता हूँ मैम कि एक इसमें एक बहुत बड़ा टॉपिक है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि अब एक प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। सपोज कर लीजिए मैंने 100 रुपया कोई चीज खरीदी, उसको 5 रुपया में टैक्स दे के आया, और मैंने यहाँ पर जब दोबारा उसको सेल किया तो 5 रुपए की क्रेडिट ले ली मैंने। अब गवर्नमेंट का क्या हुआ कि जो 5 रुपए जो गवर्नमेंट को मेरे से टैक्स मिलना था, वो मैंने 5 रुपए की क्रेडिट ले ली। तो कई बार लोग क्या कर रहे हैं कि क्रेडिट गलत ले लेते हैं, फर्जी इनवॉइसिंग के थ्रू ले लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, तो इसको कभी भी नहीं करने का है। इससे सरकार का रेवेन्यू लॉस है, और कभी ना कभी ऑडिट में या ऑडिट चेक्स के दौरान ये बात सामने आनी ही आनी है, आज नहीं कल। तो इसलिए कोशिश ये करना है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट हमेशा एज पर जीएसटी एक्ट के हिसाब से जितना आपको एलिजिबल है उतने का ही लेना है। सपोज कर लीजिए स्वाति मैम कोई व्यापार भी करती है, और व्यापार के साथ साथ इन्होंने अपनी कार भी खरीद ली। अब जीएसटी एक्ट के हिसाब से क्या है कि जब आप कार खरीदते हैं तो कार का जो आप जीएसटी पे करके आए हैं कार खरीदने में, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आप नहीं अवेल कर सकते हैं अपने व्यापार में। सपोज कर लीजिए स्वाति मैम ने 10 लाख की कार खरीदी, उस पर 18% जीएसटी पे किया,
यानी 1,80,000 रुपये इन्होंने, इनके पास जीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गई। अब इन्होंने इसका लाभ अपने व्यापार में ले लिया, और जबकि इनको उसको एज पर जीएसटी एक्ट कोई भी व्यापारी अगर अपना कार खरीद रहा है तो उसका आईटीसी अपने व्यापार में नहीं ले सकता है। अगर आपने उसको ले लिया, अधिकतर लोग क्या करते हैं कि अरे कौन चेक कर रहा है, 1,80,000 रुपये टैक्स देनदारी से बच जाएंगे, इसको ले लो। लेकिन अगर ये अभी चेक हो सकता है तो उस केस में फिर क्या होगा, 1,80,000 रुपये को आपका डिसअलाउ कर देगा। एक तो आपको 1,80,000 रुपये तब जमा करने पड़ेंगे, साथ में मैंने बताया ना कि 18% इंटरेस्ट जमा करना पड़ेगा, और उसके अलावा कुछ फ्रॉड के केस या अदर केसेस आपके ऊपर अगर कुछ में भी दर्ज हो सकते हैं तो वो अलग से होंगे। तो इससे सबसे ज्यादा बचना है, ये मेरा एक सबसे इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिकल रूप में। बस ये सबसे इम्पोर्टेंट था। इसके अलावा अगर और कुछ पूछना है तो ठीक है, मैं समझता हूँ बाकी बेसिक तो ठीक है। Yes, students. Any query or sir should continue? सर अभी कोई और एस्पेक्ट रह गया है आपका? मैं समझता हूँ कि लगभग एक बेसिक चीजें तो हो गई है Regarding the filing of GST. हाँ जी, जीएसटी में बस फाइलिंग के रिगार्डिंग में तो लगभग यही है। Students, any query? Yes, Ankit. Yes, Ankit. सर मेरा सर जैसे कार सर उसको मैंने कंपनी के नाम से ही ले लिया, तो सर जीएसटी में सर फाइल कर सकते हैं सर? यस, मैं ओके, आपका पूछना यह है कि गाड़ी सपोज कर लीजिए आपने जिस नाम से आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन था उसी नाम से ले लिया, तो क्या मैं उस आईटीसी को अवेल कर सकता हूँ? ये आपका क्वेश्चन है जो मैं समझ पाया हूँ। यस सर। लेकिन नहीं, अगर आपके जीएसटी नंबर पर वो 1,80,000 रुपया दिख भी रहे हैं, दिख तो जाएगा भाई। जब कार खरीदी तो आपने कहा मेरा जीएसटी नंबर है, इसी पर मुझे परचेज करना है, तो आपके जीएसटी नंबर पर वो 1,80,000 रुपया शो हो जाएंगे। लेकिन जीएसटी एक्ट के हिसाब से वो इनएलिजिबल क्रेडिट है, तो उसको आपको नहीं लेना है। थैंक यू सर। Any other question? Students, any query? Don't hesitate बेटा, आप लोग को बहुत अच्छा मौका मिला है ये कि कोई भी आपके मन में सवाल है आप पूछ सकते हैं सर। और ये छोटी छोटी गलतियां जब कभी आप अपना बिजनेस करेंगे तो आप उससे बच सकते हैं। Yes, any question? Yes or no? Students, any query? No, ma'am. सर अगर किसी ने कोई फॉल्स रिप्रेजेंटेशन किया है तो उस केस में जो पेनल्टीज हैं या फाइन्स हैं वो क्या होते हैं, और वो चेंज होते हैं टाइम के साथ कि दे आर सेम फॉर द एंटायर यू कैन से पीरियड? जी मैम, मैं बिल्कुल बता देता हूँ। देखिए, जीएसटी एक्ट में जो भी सेक्शन हैं या जो भी लॉ हैं वो बार बार चेंज, केवल जैसे जो रेगुलर कंप्लाइंस होते हैं इसी के ज़्यादा चेंज होते हैं। जैसे कोविड आ गया तो डेट बढ़ा दी, और कभी कभी जैसे जैसे देश में आवश्यकता बढ़ी उस हिसाब से किसी गुड्स पर रेट चेंज कर दिए। और बाकी उसके अलावा नॉर्मल कंडीशन में जो पेनल्टी के प्रावधान होते हैं ये बार बार चेंज नहीं होते हैं। और मैंने बता दिया, अगर लेट में जमा कर रहे हैं या गलत तरीके से आईटीसी ले रही है तो आपको 18% इंटरेस्ट पे करना है। लेट फाइलिंग हो रही है तो 50 रुपया पर डे आपको ये लेट फीस जमा करनी है। और इसके साथ में अगर आप फ्रॉड कर रहे हैं तो उसके क्लॉज हैं, क्लॉज में जो भी फ्रॉड कर रहा है वो
और साथ में जो उसका अगर कोई कंसल्टेंट सीए हो, सीएमए हो, सीएस हो, या यहाँ तक कि कोई किसी ने कहा कि मैंने कर दिया, तो वो भी समान रूप से जिम्मेदार है जितने जिम्मेदार बिजनेसमैन है। हाँ सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि जो सीए या सीएमए जो इसको प्रूव कर रहे हैं, हाँ जी, तो वो भी लायबल है इस चीज के लिए। मैम बिल्कुल लायबल है। इसमें 3-4 सेक्शन है, 75 सेक्शन है एक, उसके अलावा और भी सेक्शन है कि जिसमें 7 साल तक का भी कड़ा सश्रम कारावास की सजा भी है। तो क्योंकि अब आपने सीएमए या सीए की सर्विसेज को हायर किया क्योंकि आपको नहीं इतनी नॉलेज है, सो दैट मीन्स जो वो बताएंगे आप उसी डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। यस मैम, देखिए होता क्या है कि जैसे बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन ने कहा कि ये कर दो, तो एज ए प्रोफेशनल हमारा भी कुछ कर्तव्य है ना कि उसको ये चीज ना करने को कहें, लेकिन उसके बाद भी उसने कर दिया। देखिए सपोज कर लीजिए, आपने बहुत प्रैक्टिकल पूछा कि सपोज कर लीजिए मैं किसी व्यापारी का काम करता हूँ, वो बहुत बड़ा फ्रॉडी है, आपने पेपर में भी पढ़ा होगा कि 13 करोड़ की फर्जी जीएसटी का आईटीसी क्लेम पकड़ा गया, कहीं 150। तो एक सिंपल तरीके से क्या है कि अगर सपोज कर लीजिए व्यापारी ने कहा कि मेरे से ऐसा कर दो, मैंने नहीं किया, तो उसने खुद ही कर लिया भाई। जैसे मैंने इजी तरीका बताया ना आपको कि ये सब फाइलिंग की प्रोसेस इतनी इजी है, तो इसमें किसी को टाइम थोड़ा लगता है, वो तो उसने कर लिया। तो लेकिन ऐसा नहीं कि अब उस केस में मैं पकड़ा जाऊंगा, उसमें एक फिर प्रोसीजरल होगी कि भाई मैं अपना पक्ष रखूंगा कि मैं तो इसमें मैं शामिल ही नहीं था, तो ऐसी बात है फिर मेरे ऊपर कोई कुछ मिस्टेक होती है वो इंटेंशनल होती है, कुछ होती है अनइंटेंशनल होती है। यस मैम, बिल्कुल बहुत अच्छा ये आपने क्वेश्चन किया। देखिए हमेशा जो इंटेंशनल होता है उस पर हमेशा पेनाल्टी और जितने भी उसमें और भी पनिशमेंट होगा वो सब बहुत हार्ड होंगे। और अगर गलती हो गई मैम, उसमें केवल आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जैसे सपोज करिए गलती हो, अब जैसे सपोज करिए गाड़ी खरीदने का केस था, इसमें आपका इंटेंशन नहीं था कि मतलब मैं कोई टैक्स की चोरी कर लूं, लेकिन आपको पता नहीं था लॉ, तो उस केस में क्या होगा कि आपसे सिंपल 1,80,000 रुपये जमा करा लिए जाएंगे, साथ में इंटरेस्ट जमा करा लिया जाएगा। उस केस में आपसे कोई भी अदर पेनाल्टी का आपको नहीं करना होगा बियर। थैंक यू सर। जी क्योंकि कंपलसरी हो गया था स्टूडेंट्स, आई होप कि कोई क्वेश्चन आपका नहीं होगा, अगर है तो पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो हम लोग फिर इसको एंड करें। एनी क्वेश्चंस? क्योंकि सर का टाइम बहुत प्रेशियस है और सर ने बहुत अपना प्रेशियस टाइम हम लोग को दिया है, आप लोग को दिया है कि आप सीख सकें, कुछ प्रैक्टिकल चीज सीख सकें। हम बहुत सी चीजें बुक में पढ़ते हैं पर हमें उसकी प्रैक्टिकलिटी नहीं पता होती है। ओके, सो सर ने जो है हमें इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दी है कि हम उसको प्रैक्टिकली सीख सकें। तो